अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि उन्हें हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। ये तकरीबन आज से 30 बरस पहले की बात है। हम लोग एक मॉडल कॉलोनी में रहते थे और मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 15 बरस की थी। मैं शक्ल सूरत से खूबसूरत नौजवान था और मेरे वालिद साहब एक बस कंपनी में मुलाजिम थे, इसलिए वो अक्सर औकात घर से बाहर ही रहा करते थे। मैं अपने बहन भाइयों के साथ इस घर में पला बड़ा। हमारे इस घर का आधा हिस्सा सहन जबकि आधा कमरों पर मुश्तमिल था। घर के बीचों बीच ऐन वस्त में एक पुराना पीपल का पेड़ था। ये पेड़ काफी घना, खूबसूरत और कदावर था। जब भी बारिश हुआ करती तो मैं अपनी चरवाही इस पेड़ के नीचे डालता और आसमान से गिरते हुए बारिश के कतरों को देखता रहता। ना जाने क्यों मुझे अब इस दरख्त से मोहब्बत होने लगी थी। मैं जब भी स्कूल से वापस आता तो इस दरख्त की छांव में बैठकर घंटों अपने आप से बातें करता रहता। मेरी वालदा ने चंद दिन तक तो मुझे नोट किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे दरख्त के नीचे बैठने से मना कर दिया। लेकिन भला मैं उनकी बात कहाँ मानने वाला था। मैं मामूल की तरह स्कूल से वापस आकर उस दरख्त के नीचे घंटों गुजारता। एक दिन रात के वक्त मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि मुझे अपने कानों में एक सरगोशी सी सुनाई दी। अल्फाज कुछ काबिले फहम न थे और मैं इस सरगोशी को समझ न पाया था, लेकिन मुझे इतना एहसास जरूर हो गया था कि ये आवाज़ किसी लड़की की है। तकरीबन मुसलसल 2-3 दिन तक हर रात मेरे साथ यही होता रहा, लेकिन मैंने अपनी वालदा और घर वालों से इसका कोई जिक्र न किया और इस चीज़ को अपना वहम समझता रहा। इस वाक़ये को तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था और अभी तक वो सरगोशी दोबारा मेरे कानों में न गूंजी थी। आज भी मामूल की तरह मैं अपने बिस्तर पर लेटते ही सो गया था। मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी बेचैनी थी और मैं बार बार करवटें बदल रहा था। इस बेचैनी और इस तराबी हालत में न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे इसका कोई पता ही न चला। अचानक ही मेरे कानों में एक तेज सी सरगोशी हुई। इतने दिन हो गए हैं, तुम पेड़ के नीचे नहीं आए। चलो उठो अपने बिस्तर से, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये आवाज़ इतनी तेज और वाज़ेह थी कि मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। सच कहूँ तो उस रात मैं घबरा गया, लेकिन उस लड़की की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि मैं अगली रात वहां जाने पर मजबूर हो गया। ये एक ठंडी और चांदनी भरी रात थी। तकरीबन मैं रात के 2 बजे अपने बिस्तर से उठा और खामोशी से इधर उधर का जायजा लेते हुए बाहर सहन की तरफ निकल गया। मेरे घर के सभी लोग गहरी नींद का मजा ले रहे थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर तो उस लड़की की आवाज छाई हुई थी। मैं अपने कमरे से निकलकर सीधा चलता हुआ सहन में आ मौजूद हुआ और दूर से ही उस बरगद के पेड़ को देखने लगा। अगले ही लम्हे मेरे कानों ने एक नस्वानी आवाज सुनी, ऊपर आ जाओ। ये आवाज इतनी शीरीं और हमदर्द थी कि मैं कुछ बिना सोचे समझे उस पेड़ पर चढ़ने लगा। मैं उस दरख्त पर ऐसे चढ़ रहा था कि जैसे मेरा बसेरा इसी दरख्त पर ही हो। मैं अभी आधे दरख्त तक ही चढ़ पाया था कि उस लड़की की आवाज़ दोबारा मेरे कानों में पड़ी, सबसे ऊपर वाली शाख पर आ जाओ। डरो नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी और ना ही इस जमाने के सामने तुम्हें कभी झुकने दूंगी। अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। उस अनदेखी लड़की की आवाज़ ने जैसे मेरे दिलो दिमाग पर अपना पूरा सहर जमा लिया था। थोड़ी ही देर में मैं दरख्त की सबसे बड़ी वाली शाख पर जा बैठा और मेरी नजरें उस आवाज़ का ताक़ुब करने लगी, मगर यहाँ तो कोई ना था, अलबत्ता चंद परिंदे जो मेरे दरख्त पर चढ़ने की वजह से फुर करके दरख्त से उड़ गए थे। मैं अभी इसी शशोपंज में था कि वही सुरीली आवाज़ दोबारा मेरे कानों में आई, याद रखना, अगर किसी लड़की ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो दुनिया के लिए इबरत बन जाएगी। ये अल्फाज सुनते ही मेरा हौसला मजीद बढ़ गया और मैं भी हिम्मत करते हुए आखिरकार बोल ही उठा, तुम कौन हो और मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? लेकिन मेरे इस सवाल के जवाब में एक जोरदार कहका पूरी फिजा में गूंज गया। उसकी आवाज के तरन्नुम ने पूरे माहौल में जलतरंग पैदा कर दी थी। अरे तुम तो बहुत ही जल्दबाज हो, जरा धीरज रखो, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। बस तुम रोज रात को 2 बजे इस दरख्त पर चढ़ाया करो, मैं तुम्हें यही मिलूंगी। तुम इस दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हो कि कोमल जैसी लड़की
तुम्हें अपना दिल दे बैठी है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर तुमने मुझे एक बार देख लिया तो मेरे दीवाने हो जाओगे। बस इतना कहकर उस लड़की ने एक बार फिर से कहका लगाया। मेरे ख्याल में वक्त अब कुछ ज्यादा हो गया है। बेहतर है कि आप अब चले जाएं, नहीं तो आपकी वालदा आपसे फिर से नाराज हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि आपने कल फिर से आना है। मैं फौरन ही दरख्त से नीचे उतरा और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। घर वालों को इस माजरे की जरा भी खबर ना हुई थी। मैं इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेटा और नींद की वादी में खो गया। सुबह 10 बजे के करीब मेरी जाग हुई तो मेरे फोन की घंटी बज रही थी। मैंने नींद में ही क्रैडल उठाकर अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से मेरी कजन की आवाज मेरे कानों में गूंजी। यार आसिफ, तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि कॉलेज जाना है? ये आवाज फौजिया की थी और फौजिया मेरी बचपन से ही मंगेतर थी। नहीं यार फौजिया, आज मेरा कॉलेज जाने का जरा भी दिल नहीं है। मगर क्यों? तुम्हें पता भी है कि हमारे एग्जाम सर पर आ रहे हैं और तुम हो के रोज बरोज डल होते जा रहे हो। चलो अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे घर से पिक करो। वैसे भी हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं। इतना कहकर फौजिया ने कॉल काट दी और मैं अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और फौजिया के घर की जानिब निकल गया, जो हमारे घर से तकरीबन 1 मील के फासले पर था। मेरे हॉर्न देते ही वो फौरन घर से बाहर निकल आई और हम दोनों कॉलेज की जानिब निकल गए। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि मेरे कानों में एक सरगोशी हुई। ये लड़की तुम्हारे साथ चिपक कर क्यों बैठी है? ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। इसके हाथ को फौरन अपने कंधे से दूर करो, नहीं तो मैं इसे बाइक से धक्का दे दूंगी। ये आवाज मेरे कानों में पड़ते ही मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। मैंने मजबूरन अपनी मंगेतर को पीछे होने का कहा। यार फौजिया, क्या तुम जरा पीछे होकर बैठ सकती हो, क्योंकि मुझे बाइक चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बात को समझते हुए फौजिया थोड़ी सी दूर हो गई और मैं डरते डरते कॉलेज जा पहुंचा। बाइक से उतरते ही फौजिया ने हाथ हिलाया और अपनी क्लास की जानिब चल पड़ी। कॉलेज से वापसी पर मैंने फौजिया और अपने दरमियान फासला बनाए रखा ताकि कोमल को बुरा ना लगे। कॉलेज से वापस आकर मैं अपने रोजमर्रा के कामों में उलझ गया और शाम देर तक काम करता रहा। रात को मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर। बार बार मुझे कोमल की याद सता रही थी और मैं उसकी सरगोशी का इंतजार कर रहा था। अगले ही लम्हे मेरे कानों ने फिर से कोमल की आवाज सुनी। जल्दी आओ आसिफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और तमाम घर वालों का जायजा लेते हुए बाहर की तरफ चल पड़ा। आ जाओ आसिफ, आ जाओ। आज हम दो सितारों का मिलन है। बड़ी ही खुशकिस्मत रात है। इस लम्हे का मैं न जाने कब से इंतजार कर रही थी। कोमल की ये सरगोशी मेरे दिल में उतर गई और मैं फौरन ही दरख्त की जाने बढ़ने लगा। दरख्त की ऊपर वाली शाख पर पहुंचकर मैंने फौरन ही कोमल को आवाज दी। कोमल, मेरी कोमल, कहाँ हो तुम? प्लीज खुदा के लिए मेरे सामने आ जाओ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं बेकरार होते हुए बोला। ओ मेरी जान, धीरज रखो। आज तुम मुझे देख भी पाओगे और मैं तुमसे बहुत सारी बातें भी करूंगी। मेरे ख्याल में अब तुम्हें फौजिया को अपने दिल से निकाल देना चाहिए, उसने खिलखिलाते हुए लहजे में कहा और मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मेरे मुंह से बेसाख्ता कोमल निकला। ओ कोमल, तुम आ गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे माँ बाप ने बचपन में ही मेरा रिश्ता फौजिया से तय कर दिया था। मैं चाहते हुए भी उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए फौजिया को छोड़ दूंगा, मैंने उसे बेसाख्ता जवाब दिया। ओ अच्छा, वो फिर से खिलखिलाई। अब अपनी आंखें खोल दो, देखो मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठी हूँ। उसकी ये आवाज सुनकर मैंने जैसे ही आंखें खोली तो एकदम से भौचक्का सा रह गया। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने आज तक उस जैसी खूबसूरत लड़की न देखी थी। मुझसे रहा ना गया और मैंने फौरन ही उसका हाथ थाम लिया। हम घंटों बैठे बातें करते रहे, लेकिन मेरी नजरें थी कि उसके चेहरे से हटने का नाम ही ना ले रही थी। लेकिन आखिर कब तक? जैसे ही फजर की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कोमल खुद ब खुद ही गायब हो गई। तो मैं दीवाना वार उसे इधर उधर तलाश करने लगा। बस आसिफ, बहुत वक्त हो गया है, अब तुम चले जाओ। मैं रात को तुम्हारे पास जरूर आऊंगी।
कोमल की ये बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और फौरन ही पेड़ से नीचे उतर आया। अगली रात मैं जैसे ही अपने बेड पर सोने के लिए आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे सिरहाने आकर बैठ गया है। क्योंकि मैं जब भी सोने जाता तो मेरी वालदा अक्सर मेरे सिरहाने बैठकर मेरे लिए दुआ करती। लेकिन आज तो उनकी तबीयत भी खराब थी और वो काफ़ी देर से अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। तो ये कौन था जो मेरे सिरहाने आ बैठा था? मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरे कानों में कोमल की आवाज़ पड़ी, मेरा इंतज़ार करना, मैं रात 2 बजे आऊँगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मेरा जवाब सुने बगैर ही वहां से चली गई। अचानक रात के किसी पहर मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ ना तो गर्मी का एहसास है और ना ही सर्दी का। मैंने डरते डरते आंख खोली। ये एक बहुत ही नर्म और खूबसूरत बिस्तर था। कोमल की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, कैसा लग रहा है आसिफ? ये हवेली मेरे दादा की है। चलो अब उठ जाओ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी हवेली दिखाती हूँ। इतना कहकर कोमल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर हवेली की सैर कराने चली गई। ये एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था जहाँ इतराफ में चारों तरफ शम्में रोशन थी। अचानक ही एक पर्दे के झुरमुट में से बहुत सारी कनीजें निकल आईं। वो सब की सब बड़े अच्छे तरीके से तैयार हुई लग रही थी, जैसे किसी की शादी में जा रही हों। लेकिन कोमल के हुस्न के आगे उनका हुस्न फीका पड़ रहा था। वो तो ऐसी लग रही थी जैसे 14वीं का चांद आसमान से जमीन पर उतर आया हो। कोमल, ये सब क्या है? आज मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। अरे पागल कहीं के, आज हमारी शादी है। वो मुस्कुराई और मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं कोमल को अपने साथ लिए ख्वाबगाह की जानिब बढ़ने लगा। फिर न जाने क्या हुआ, उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद था। शायद रात मैंने कोई ख्वाब देख लिया था, मगर वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। मेरा सर बहुत वजनी हो रहा था और पूरा जिस्म भी थका थका सा मालूम हो रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम की जानिब चला गया। अच्छी तरह से नहाने के बाद मैं दोबारा आकर बिस्तर पर लेट गया। तकरीबन दिन 12 बजे तक मैं सोता रहा। अरे कम बख्त, दिन सर पर चढ़ाया है और तू मनहूसों की तरह सो रहा है। चल उठ और बाजार से दही ले आ, क्योंकि मैंने सालन बनाना है। अम्मी अपने हाथ में जूता लिए मेरे सर पर खड़ी हुई थी। मैं थके थके जिस्म के साथ उठा और मार्केट चला गया। लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था, क्योंकि मुझे कोमल जैसी लड़की मिल गई थी। हमारी मुलाकातें अब रोज का मामूल बन गई थी। जहां कोमल के मिल जाने से मेरे दिल को इतनी खुशी थी, वहां एक गम भी मुझे सताए जा रहा था। मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, जिसका एहसास मेरे घर वालों को भी था। तकरीबन 2-3 माह में मेरा वजन इतना कम हो गया कि मैं किसी ढांचे की तरह मालूम होने लगा था। मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई फायदा ना हुआ, बल्कि रोज बरोज मेरी हालत बिगड़ती ही रही। दूसरी तरफ कोमल खूबसूरत और तंदुरुस्त होती गई। मेरी वालदा ने मेरी इस हालत के बारे में अब्बा को आगाह किया, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से इस बारे में मशवरा किया। उन्होंने तो मुझे देखते ही अब्बा से बोल दिया था कि तुम्हारे लोंडे पर किसी हवाई मखलूक का साया है, तुम इस पर नजर रखो, नहीं तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बेहतर तो यही है कि तुम इसकी तमाम हरकतों पर नजर रखो, खसूसन रात को ये क्या करता है और कहाँ आता जाता है। चचा की इस बात ने अब्बू के दिल पर बहुत असर किया और उन्होंने अम्मी को ताकीद की कि मेरे ऊपर नजर रखी जाए। अम्मी चूंकि पहले ही बहुत फहम पसंद खातून थी, वो फौरन ही अब्बा की बात समझ गई और उन्होंने मेरी बड़ी बहन को मेरी चौकीदारी पर नामजद कर दिया। मेरी बहन पढ़ाई करने के बहाने पूरी रात मेरे साथ जागा करती। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता तो वो फौरन ही अम्मी को जगा देती। घर वालों की इस मुहासरे से अब मैं बुरी तरह से उकता गया था। फिर एक रात कोमल ने मुझे पट्टी पढ़ाई और मैंने उस पर अमल करते हुए अपनी बाजी की खुशामदें करने लगा। मेरी प्यारी बहन थक गई होगी, मैं उसके लिए ज़रा चाय बना के ले आऊं। बस मैं बहाना बनाता और अपने रूम से बाहर निकल जाता, जबकि मैं चाय बनाते ही एक नींद की गोली उसकी चाय में डाल देता। चाय पीते ही मेरी बहन सो जाती और मैं अपने मिशन पर लग जाता। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता ये बहाना भी नाकाम हुआ। एक दिन बाजी को मुझ पर कुछ शक हो गया और उन्होंने चाय नहीं पी, बल्कि चाय पीने की अदाकारी की। मैं घर से निकला
तो ये खबर उसने फौरन ही अम्मी को कर दी। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। अब्बू, चचा और एक मौलवी साहब हमारे घर में पहले से ही मौजूद थे। मुझे देखते ही मौलवी साहब ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए और मैं बौखला कर रह गया। खैर उस रोज तो वो मौलवी साहब चले गए और मैंने ये खबर फौरन कोमल को दे दी। कोमल ये खबर सुनते ही बहुत फिक्रमंद हो गई। अब आए रोज मेरे घर पर मौलवियों का तांता बंधा रहता। सबकी यही राय थी कि मुझे किसी गैर मखलूक ने घेर लिया है। उनमें से एक साहब जो कि बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाकर मुझ पर बहुत कुछ फूंका। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बस से बाहर होने लगा। कुछ ही देर के बाद मैंने तमाम सच्चाई उस शख्स के सामने ऐसे खोलकर बयान कर दी जैसे कोई कड़क पुलिस वाला किसी मुजरिम से इकरार करवा लेता है। फिर क्या था, आधे घंटे के अंदर ही कोमल को भी काबू कर लिया गया। वो बहुत ही शोर करती और चीखती हुई हमारे घर में दाखिल हुई थी। वो किसी भी हाल में मुझे छोड़ने पर राजी नहीं थी, मगर मौलवी साहब इतने मजबूत थे कि आखिरकार कोमल को भी उनके सामने हथियार डालना पड़े। आखिरकार कोमल ने भी मेरे सामने इकरार कर लिया कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं, बहस अपनी लंबी उम्र के लिए मेरी जवानी का इस्तेमाल कर रही थी। उसको मुझसे ना तो कोई मोहब्बत है और ना ही कोई प्यार हुआ। हाँ, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो दोबारा कभी मेरी जिंदगी में वापस ना लौटेगी। कोमल के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा दिल जैसे अंदर से ही टूट गया था। मैं किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और कोमल मुझे देखकर तंजिया नजरों से मुस्कुराने लगी। खैर जो होना था वो तो हो गया। कोमल को इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो आइंदा कभी यहाँ ना लौटेगी। लेकिन भला वो क्या जानती थी कि वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। कोमल के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी हो गई और मैं हर वक्त उसकी याद में गिरफ्तार रहता। तकरीबन 1 साल तक मैं कोमल के फिराक में रोता रहा। आखिरकार वो मेरे दिल से उतर गई, क्योंकि अब मेरी तबीयत में बेहतरी आ चुकी थी और मैं उसका असली रूप भी पहचान चुका था। मौके की नज़ाकत को समझते हुए मेरे वालिदैन ने फौजिया की और मेरी शादी कर दी। आज भी जब मुझे कोमल की याद आती है तो मेरा दिल उसके लिए उदास हो जाता है, लेकिन जब मैं अपनी बीवी की जानिब नज़र करता हूँ तो खुदा के हजूर सजदे में गिर जाता हूँ कि उसने मुझे इतनी नेक और खूबसूरत बीवी अता की, जो मेरे साथ मुखलिस ही नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की भी खैर खा है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।